नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। इसका पहला लिथियम ब्लॉक कहाँ बिका है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो देश का पहला लिथियम ब्लॉक छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा, जो कि देश का पहला लिथियम खदान है, की नीलामी करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में बिक्री के लिए रखा गया देश का पहला लिथियम ब्लॉक हासिल कर लिया है। ठीक है, तो कंपनी का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब लिथियम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आपको पता हो कि लिथियम जो है दुर्लभ धातु है या रेयर अर्थ एलिमेंट में शामिल है। ठीक है, और रासायनिक दृष्टि से इसे बहुत ही अहम माना जाता है। ठीक है, लिथियम से बड़े पैमाने पर बैटरियां जो शुष्क सेल हैं वो बनाई जाती हैं। इसका उपयोग आपके स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे एवं अन्य जितने भी बहुत से उपकरण हैं जो बैटरी से चलते हैं, उनमें लिथियम आयन बैटरीज का ही उपयोग किया जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसी के साथ ही साथ दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत मंडपम में G20 सदस्य देशों, उद्योग प्रतिनिधियों समेत केंद्र और राज्य के मंत्रालयीन स्तर के अफसर शामिल हुए थे। इसमें छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य और संयुक्त संचालक अनुराग दीवान एवं संजय कनकने भी शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस खबर को भी आपको याद रखना है। तो कोरबा में स्थित है कौन सा स्थान? कटघोरा। कटघोरा में देश का पहला लिथियम ब्लॉक बिका है। ठीक है, और कोलकाता की कंपनी जो है माइकी साउथ माइनिंग, इसने ये हासिल किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है वीर नारायण सिंह। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, नया नाम होगा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदल दिया है। उप सचिव विजय कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी एक परिपत्र में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को भेजा गया और 29 जनवरी 2022 के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर अब शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी अभी प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। जिस समय इसके प्रावधान में परिवर्तन होंगे, है ना, उद्देश्य में कोई परिवर्तन होगा तो उसको भी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कौन बना है? तो इसका सही जवाब है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, और कोझिकोड भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है। 23 जून को इसको घोषित किया गया। यूनेस्को ने इसे सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया है ना। कोझिकोड अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है, इसको याद रखना है। बहुत ही सुंदर नगर है और इसे आप सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया गया है और भारत का ये पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर सिंगल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने 23 जून को लागोस में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल खिताब जीत लिया। श्रीजा यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही प्यारी बिटिया है श्रीजा अकुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र का नाम होगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, यह केंद्र लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा, जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लुप्त प्राय सूची में दर्ज हैं। एशियन किंग गिद्ध आवासों के नष्ट होने, घरेलू पशुओं में डाइक्लोफेनाक दवा के अत्यधिक उपयोग के कारण खतरे में है। यह दवा गिद्धों के लिए जहरीली होती है। केंद्र का लक्ष्य गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और उनकी आबादी को बढ़ाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा किसे मिला है? इसका सही जवाब है श्रीनगर। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिला है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा यह दर्जा किसे मिला है? आपका श्रीनगर को मिला है। इससे हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही इससे यहाँ के पर्यटन और बुनियादी संरचना या बुनियादी ढांचे के विकास को भी लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस समय कौन हैं? तो मनोज सिन्हा हैं। इन्होंने भी माना है कि श्रीनगर को यह जो सम्मान मिला है, ये कारीगरों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा के कारण मिला है। यह श्रीनगर की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। तो श्रीनगर विभिन्न कारणों से जाना जाता है, उनमें से एक कारण अब ये भी होगा कि यह विश्व शिल्प नगरी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 10 वर्ष। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून लागू हो गया है। कानून में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें अपराधियों पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लोकसभा और राज्यसभा में यह क्रमशः 6 और 9 फरवरी को सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन की रोकथाम विधेयक 2024 के रूप में पारित हुआ। इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को मंजूरी दे दी और यह कानून बन गया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यूपीएससी, एसएससी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है। इस अधिनियम में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान है। धोखाधड़ी के संगठित अपराधों के लिए अधिकतम 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। न्यूनतम जुर्माना है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 21 जून 2024 को प्रभावी हो गया। कब प्रभावी हुआ? 21 जून। ये डेट आपको याद रखनी है, 21 जून। ठीक है, यह अधिनियम में सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त सेवा प्रदाताओं को दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है। मतलब अगर गड़बड़ी परीक्षा के संचालन में नियुक्त प्रदाताओं ने की है तो उनको भी दंडित करने का प्रावधान है। उन्हें 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परीक्षा की आनुपातिक लागत भी सेवा प्रदाताओं से वसूल की जाएगी। मतलब अगर एजेंसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सबसे अगर गड़बड़ी होती है तो उनसे ही पूरी परीक्षा की लागत वसूली जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं प्रावधान है। इससे निश्चित तौर पर डर बैठेगा। अब अंतिम प्रश्न है आप लोगों के लिए, पुष्पक क्या है? आपको बताना है पुष्पक क्या है। PSLV, GSLV, RLV या SLV। ठीक है, तो अभी पुष्पक का परीक्षण हुआ है ना। पुष्पक का परीक्षण हुआ
कहाँ से हुआ? तो इसका परीक्षण हुआ कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से। और ये क्या करके आया? ये यानी अंतरिक्ष तक गया और वहाँ से वापस आ गया। आपको बताना है कि इन चारों में से क्या है। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि हाल ही में कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट को विकसित करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी या बनारस या काशी, हाल ही में कैबिनेट ने इसे विकसित करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका PDF शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे? और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस घाटी में टनल का निर्माण कार्य जारी है जहां से रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे गुजरेगा? तो इसका सही जवाब है केशकाल घाटी। तो इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ की केशकाल घाटी से टनल का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से कौन सा मार्ग गुजरेगा? रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग गुजरेगा। ठीक है, माना जा रहा है 6 से 8 घंटे का जो सफ़र है वो कम हो पाएगा इस टनल के माध्यम से, और इस हाईवे से बहुत ही ज़्यादा यानी कह सकते हैं जल्दी आप कहाँ पहुँच पाएंगे? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम को विजाग कहा जाता है। वो जो अमरावती है उसको क्या कह सकते हैं, आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, विजयवाड़ा को भी राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। और दूसरी तरफ रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो इस तरीके से रायपुर के एक प्रमुख शहर यानी छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख शहर को विशाखापट्टनम से जोड़ा जा रहा है। विशाखापट्टनम को विजाग नाम से जानते हैं और ये प्रमुख बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट का। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। यहाँ से बैलाडीला आप जानते हैं, बैलाडीला कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। यहाँ से निकलने वाला जो लौह अयस्क है वो कहाँ जाता है? विशाखापट्टनम बंदर कहा जाता है, जहाँ से इसको निर्यात किया जाता है जापान, है ना, जापान देश को। तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत कितने लाभार्थी लाभान्वित होंगे? इसका सही जवाब है 69.92 लाख। ठीक है, तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना हम जानते हैं इसके तहत क्या किया जाता है? रियायती दरों पर जो अनाज है वो उपलब्ध कराया जाता है ना, अंत्योदय, निराश्रित, गरीब परिवारों को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लगभग 69.92 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें अब BPL के साथ साथ APL लोगों को भी शामिल किया गया है इस योजना के तहत। उनका दर जरूर थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन मार्केट प्राइस से वो भी काफ़ी कम है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत कितने लाभार्थी हैं? तो 69.92 लाख लाभार्थी। अगर आप देखेंगे बाकी जो है ना, ये राउंड फिगर में दिया हुआ फिगर है, यानी 70 लाख, 71 लाख, 72 लाख, लेकिन 69.92 लाख जो है ये एकदम एग्जैक्ट फिगर है। जब कभी भी क्वेश्चन एग्जैक्ट फिगर में पूछा हो और ऐसे राउंड फिगर आपको दिए हों तो एग्जैक्ट फिगर वाला आंसर आपको लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM आवास योजना के तहत प्रदेश में कुल कितने मकान का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 18 लाख। तो PM यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में कुल कितने मकानों का निर्माण किया जा रहा है? 18 लाख
मकानों का निर्माण किया जा रहा है। पिछली सरकार के कुछ मतभेद थे केंद्र सरकार से, जिसके कारण पीएम आवास योजना पे सबसे बड़ा सवालिया निशान लग गया था। तो इसको आपको याद रखना है। अब ये पुनः पीएम आवास योजना शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये 2 चरणों में 2 प्रकार की ये योजना है। एक होती है पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, और दूसरा है पीएम आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो ये गाँवों में जो घर बनते हैं उसके लिए है, और शहरी वाले शहरों में जो घर बनते हैं उसके लिए। इसके तहत क्या होता है, आपको एक कह सकते हैं घर बनाने के लिए एक अमाउंट जो है सरकार की तरफ से मिल जाता है। उसके बाद आप अपना श्रम बल लगा के और अपने यानी आप चाहें तो और पैसा भी लगा के उसको अच्छे डिज़ाइन के साथ उस घर को बना सकते हैं। ठीक है, उसका एक कह सकते हैं उस घर को और बड़ा भी बना सकते हैं आप। जितना डिज़ाइन पीएम आवास योजना का है वो तो आप बनाएंगे ही, उसके अलावा भी उसको और ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं। डिज़ाइन जो आपने करवाया है उस अकॉर्डिंग आप उसको विस्तारित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेंदबाज ने T20 विश्व कप में 2024 में 2 बार हैट्रिक ले ली है? तो इसका सही जवाब है पैट कमिंस। पैट कमिंस ने अभी अफगानिस्तान के साथ भी हैट्रिक ले ली, और हालांकि ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार गया, बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो था ऑस्ट्रेलिया ने उसे गंवा दिया। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा कि T20 विश्व कप जो है उसमें पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, इन्होंने क्या किया है, हैट्रिक ले लिया। ठीक है, किस टीम के खिलाफ अभी सेकंड हैट्रिक ली, तो उसका नाम है अफगानिस्तान। तो आप ये बताइए, आप हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि पैट कमिंस ने हैट्रिक ली है ना विश्व कप में, तो पहली हैट्रिक इन्होंने किस टीम के साथ लिया था उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी हैट्रिक तो मैं आपको बता ही रहा हूँ किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब जनरल मोनिक्सा नहीं है, इसका सही जवाब है जनरल विपिन रावत। ठीक है, जनरल विपिन रावत, इनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। अब ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका, क्रिटिकल रोल था। जो हमारा बॉर्डर में जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत तेज़ी से, उसके लिए इन्होंने सरकार को कई बार चिताया था, और इन्होंने ही बोला था कि एक्चुअल में हमारा दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन हम पाकिस्तान को समझते हैं, लेकिन बिगेस्ट एनिमी हम लोग हमारा है तो कौन है, चाइना है। चाइना से हमको सावधान रहना है, चाइनीज़ बॉर्डर को सिक्योर करना है। ये सारी बातें जनरल विपिन रावत ने बोली थी। ठीक है, तो जनरल विपिन रावत को याद रखना है, ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है 20 जून, और इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस, याद रखिएगा। अब अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट को विकसित करने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, वाराणसी, पटना या हैदराबाद। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आप चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है बिहार, है ना। तो बिहार को याद रखना है। पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन किया है? तो बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। एंशियंट काल में माना जाता है कि अगर इस विश्वविद्यालय में आग नहीं लगाई जाती तो बहुत सी ऐसी पुस्तकें थी, बहुत से ऐसे ग्रंथ थे हमारे पास जो आज उपलब्ध होते, और जो कहते हैं ना R&D हम करने में विफल हैं, तो वो बहुत सारी R&D तो वो करके गए थे हमारे लिए, लेकिन हमने उसे आग लगा दिया, है ना। हमने मतलब हमारे कुछ साथियों ने कह सकते हैं, और उसके कारण से वो क्या हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय तबाह हो गया। उसके साथ उसकी लाइब्रेरी को भी आग लगा दिया गया, सब संपूर्ण विश्वविद्यालय को आग में झोंक दिया गया। दूसरी तरफ अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देखें या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को देखें, उनके बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उससे पहले भी कई युद्ध उन्होंने लड़े, वाटरलू का युद्ध लड़ा, है ना, फ्रांसीसी क्रांति हुई, रूसी क्रांति हुई, क्या कुछ नहीं घटा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विद्या के मंदिर को नुकसान नहीं होने दिया। किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोग थे, हमेशा नॉलेज को प्रोटेक्ट करके रखा वेस्टर्न ने, और वेस्ट ने जो नॉलेज बचाया उसी का
आज कह सकते हैं वो लाभ ले रहे हैं। और जबकि हमारे नॉलेज को हम सेव करने में हमारा कॉन्टिनेंट या हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है यह सफल रहा। यही कारण है कि आज हम नॉलेज डिफिशियंसी को फेस कर रहे हैं और नए रिसर्च फिर पुनः कर रहे हैं। जो काम वो करके गए थे हमारे पूर्वज, वही काम हमको अब फिर से करना पड़ रहा है। फिर से हम वो सारी चीज़ें दोहरा रहे हैं, धर्म ग्रंथों को खंगाल रहे हैं, विभिन्न जो पुस्तकें हैं उनको खोज कर, उनको पढ़ कर, और उसके अलावा रिसर्च करके, आपका एक्सपेरिमेंट करके वही नॉलेज तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।